वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल और प्रिपरेशन बोर्ड। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सेल के बारे में, ठीक, जिसे आप हिंदी में कोशिका कहते हैं। जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये एग्ज़ाम के साथ साथ आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी हम साथ साथ देखते हुए चलेंगे, ठीक। जैसा कि आप यूपीपी बायोलॉजी में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिससे कि आपको क्या होगा, आसानी होगी, क्या क्या पूछा जाता है आपको पता चलता रहेगा, ठीक। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे, पहले हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा सेल, जिसे हम आज कवर कर लेंगे। इसके बाद आपका आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बाद आपका आता है रेस्पिरेशन सिस्टम, फिर आपका आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विटामिन्स, ब्लड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। आपको समझने के लिए मैं आसानी हो इसीलिए हमने इसको 3 पार्ट में बांटा है। एक तरफ आप इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, एक तरफ आपको बस सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। थर्ड में आपका जितने भी डिजीज़ हैं यानी जितनी बीमारियां होती हैं इनसे भी संबंधित एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और संभावना है कि आगे भी इनसे क्वेश्चन बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कोशिका। इसको पढ़ने से पहले जितने भी बायोलॉजी में नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी संबंधित, हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो बायोलॉजी की खोज किसने की या बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से है, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक। तो जो आप बायोलॉजी वर्ड पढ़ते हो, बायोलॉजी, ठीक, बायोलॉजी जो हमारा वर्ड है ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है बायोस यानी बायो, एक होता है आपका लॉजी या फिर आप इसे लोगोस कहते हो, ठीक। तो बायोलॉजी कितने वर्ड से मिलकर बना है, बायो और लोगो, ठीक। अब जो बायो होता है इसका अर्थ होता है जीवन यानी लाइफ, आप इसे जीवन कह सकते हो या फिर इसी को इंग्लिश में कहते हैं लाइफ। और जो लोगोस होता है इसे हम कहते हैं अध्ययन, ठीक। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जिस विज्ञान के अंतर्गत, ठीक, जिस विज्ञान के अंतर्गत आप जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं आप उसे बायोलॉजी कहते हैं या फिर जीव विज्ञान कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक। अब जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि इसके पिता कौन है, ठीक। पिता यानी आपके पिता का नाम नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि आप बायोलॉजी के फादर कौन हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि अरस्तु एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ही बायोलॉजी की खोज की है, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी, जिसे हम शॉर्टकट में बायो लिखते हैं, ये कौन है, तो आप बताएंगे अरस्तु। कौन है, अरस्तु, ठीक। और जीव विज्ञान की खोज के साथ साथ, यानी इन्होंने बायोलॉजी की खोज तो की ही थी लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक और विज्ञान का मतलब विज्ञान के बारे में पढ़ा जिसे हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान, ठीक। यानी इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी के साथ साथ फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। जूलॉजी को हिंदी में हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान, ठीक। तो यानी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों की फादर कौन है, दोनों के फादर कौन है, जनक कौन है, तो आप कह सकते हैं अरस्तु, ठीक। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं और आपके नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ाएं तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो बायोलॉजी है, ठीक, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, ठीक। यहाँ पे ये बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। एक होता है आपका जूलॉजी हो गया, ठीक, एक आपका हो गया बॉटनी। ये सब बेसिक नॉलेज है, इसलिए मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसको थोड़ा बहुत आपको बता दे रहे हैं। अगर आपको पता है तो भी ठीक है, आप अपने नॉलेज को चेक कर लीजिए कि आपको इन सब के फादर के बारे में पता है, सब चीज़ें पता हैं, ठीक। तो जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान, और बॉटनी को क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। इनके अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं, इनके अंदर हम पादप यानी पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक जो है सेल, ठीक। जैसे ही हम सेल के बारे में आते हैं तो सबसे पहला हमारे बात में जो दिमाग मतलब हमारे दिमाग में जो भी बातें आती हैं वो ये है कि कोशिका शब्द आया कहाँ से या फिर कोशिका किन किन शब्दों से मिलकर बना है, कोशिका का अर्थ क्या होता है, कोशिका क्या चीज़ है, ठीक। तो सरल भाषा में अगर आपसे हम बात करें तो कोशिका जो शब्द है यानी जो सेल वर्ड है वो सेलुला से मिल के बना होता है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा,
ठीक, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ होगा। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिए आवर प्रिपरेशन बोर्ड। ठीक, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, और ये जो हम जितनी वीडियो में पढ़ाए हैं उसके जो नोट्स होते हैं, चाहे वो हैंड रिटन हो चाहे ऐसे PDF में हो, वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक, तो कोशिका शब्द जो होता है वो सेलुलर शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। ठीक, अब कोशिका है क्या, तो आप सबकी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, वो कोशिकाओं से मिलकर बनी है। छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। ठीक, इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर हमारा बनता है ऊतक। क्या बनेगा, ऊतक। ठीक, जिसे आप टिश्यू के नाम से जानते हो, ऊतक बनेगा। ठीक, ऊतक, सभी ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, या फिर आप कह सकते हो शरीर का निर्माण कर सकते हैं। अगर एकदम नॉर्मल भाषा में बात करें, जैसे आप किसी घर का निर्माण होता है तो जो ईंट होती है, ठीक, उस ईंट को आप समझ लीजिए वो सेल है, यानी कोशिका है। अब सेल के ऊपर जो भी सीमेंट या बालू जो भी उसका लेयर होता है उसे हम कह सकते हैं ऊतक है। एक कमरा बन गया। ठीक, मान लीजिए आपने एक कमरे का निर्माण कर लिया तो ये एक कमरा अंग हो गया है। ठीक, और ऐसे बहुत सारे कमरे बन गए हैं तो एक पूरा वो घर बनता है, और ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं, एक बॉडी का निर्माण करते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे छोटी इकाई क्या है शरीर की, तो आप क्या बताएंगे, कोशिका है। इतनी बातें क्लियर हुई। हमने दो चीज़ के बारे में हमने बताया आपको। एक बताया है कि कोशिका का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है छोटा कमरा। ठीक, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है। ऊतकों से मिलकर क्या बनता है, अंग बनता है, और अंग से मिलकर क्या बनता है, शरीर का निर्माण होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मतलब पॉइंट्स लिखे गए हैं जिसके आपको बारे में जानना है, लेकिन एग्जाम में हमेशा 1 लाइनर पूछता है, तो इतनी चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। फिर भी अगर आप एक टॉपिक के बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे है कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक, माने आपके शरीर की बॉडी का जो रचना होती है, एक जैसे आपने बोला ना कि आप एक ईंट किस काम में आता है, ईंट आपके घर को एक शेप दिया है, एक रचना किया, एक संरचना बनाया है। तो वैसे ही यहाँ पे कोशिकाएं क्या करती हैं, हमारे शरीर को एक रचनात्मक बनाती हैं। ठीक, एक रचना प्रदान करती हैं। क्रियात्मक कैसे है, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो कुछ न कुछ कार्य करती रहती हैं। ठीक, तो एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि आप उसे सूक्ष्मदर्शी के से बिना देखा ही नहीं जा सकता, यानी आप अगर ऐसे खुली आंखों से देखना चाहेंगे तो आपको नहीं दिखेंगे। ठीक, क्योंकि उनका आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक, लेकिन एक यहाँ पे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि प्राणी जितना भी बड़ा होता है, यानी जैसे जैसे बड़ा होगा उसका शरीर बड़ा होगा, तो वैसे क्या होती है, उतनी ही अधिक कोशिकाओं का निर्माण होना चालू हो जाता है। ठीक, यानी आप छोटे थे तो आपके शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं थी, कम कोशिकाएं थी। जैसे जैसे ही आपकी बॉडी इंक्रीज होगी, बड़ी होगी, तो वैसे क्या होगी, कोशिकाओं की संख्या भी अधिक होती जाती है। ठीक, अब आपको ध्यान क्या कौन कौन सी चीज़ें रखनी है, अब आपको ध्यान रखना जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कोशिका की खोज किसने की है, तो वो रॉबर्ट हुक ने की है। ठीक, ध्यान से सुनिए, कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। ठीक, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको फंसाने के लिए और चीज़ें पूछ लेता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की है। ठीक, जीवित कोशिका की खोज किसने की है, तब आप बताएंगे कि ल्यूवेन हॉक ने की है। अब आपको दोनों चीज़ें कैसे याद रहेंगी ये हम बताएंगे। तो अगर आपसे पूछे जैसे आपसे पूछे कोशिका की खोज किसने की, तो आप तो रॉबर्ट हुक बोल सकते हो। ठीक, लेकिन अगर आपसे कहीं कहीं पूछता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की है, तो भी क्या होंगे, रॉबर्ट हुक ही होंगे, क्योंकि इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो मृत थे, मरी हुई थी। ठीक, तो अगर आपको याद रखना है तो आप ये बताइए, आपने हुक देखा होगा ना, कपड़े में जो हुक का प्रयोग किया जाता है, वो कपड़ा हुक क्या होता है, मरा हुआ होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि हुक को आप खाना पीना ये सब देते हो। ठीक, इनके नाम में देखो लास्ट में क्या है, हुक। तो जब भी बोले कि मृत कोशिका की खोज किसने की है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए मरा हुआ है, और मरा हुआ कौन रहता है, किसके नाम में मरा हुआ वर्ड यूज हुआ है, तो वो है रॉबर्ट हुक साहब। ठीक, तो हुक मृत कोशिका की खोज किए हैं, और जब भी आप जीवित की बात करेंगे तो आप इनके नाम में देखिए ल्यूवेन हॉक। ठीक, आपको कहीं पे ये लिव वर्ड दिख रहा होगा, और लिव मतलब क्या होता है, जो जिंदा रहता है। तो जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट या फिर ल्यूवेन हॉक आप याद कर लीजिए, नॉर्मल। और अगर आपसे पूछे मृत कोशिका की खोज, या फिर सिर्फ पूछे आपसे कि कोशिका की खोज किसने की है, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पे अभी तक आपने 2-3 चीज़ें आपने देख ली। कोशिका का अर्थ होता है छोटा कमरा,
कोशिका की खोज किसने की, या फिर मृत कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की है। जीवित कोशिका की खोज लेवेन हॉक ने की है। ट्रिक भी हमने आपको बता दिया है। ठीक, अब कोशिकाओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को हम कहते हैं साइटोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान। जैसे हमने जीवों के बारे में अध्ययन किया तो जीव विज्ञान, कोशिका के बारे में अध्ययन किया तो कोशिका विज्ञान। नॉर्मल है, इसमें तो कुछ रटना ही नहीं है आपको। ठीक, इसका आता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आप इस पे स्टार लगा लीजिए। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो स्लाइडन और सॉन ने दिया है। जहाँ भी आपको एस नाम वर्ड दिख जाए समझ लीजिए इन्होंने ही कोशिका सिद्धांत दिया है, यानी स्लाइडन और सॉन ने कोशिका सिद्धांत दिया है। इतनी बातें क्लियर हुई, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको ये छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको ध्यान में रखना है। लास्ट में आपसे पूछेंगे तो सब कुछ याद करते हुए चलिएगा। ठीक, थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो अब कोशिकाओं के प्रकार में जब भी हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम कभी कभी संख्या के माध्यम से आपसे पूछते हैं, कभी कभी इनकी संरचना या फिर आकार के माध्यम से देखते हैं। ठीक, तो जब भी आप संख्या के बारे में देखेंगे, ठीक, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि संख्या में क्या होता है। हम बोलते हैं एक 2 3 4 5 ऐसे होंगे। तो अगर एक कोशिकी है तो दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया एक कोशिकी, एक हो गया बहुकोशिकी। तो एक कोशिकी क्या है कि जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है, यानी जैसे अभी हमने आपसे क्या कहा कि आपकी बॉडी बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है ना। और छोटी छोटी कोशिकाएं क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। ऊतक क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और अंग क्या बनाते हैं, आपका एक शरीर का निर्माण करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारे पृथ्वी पर, हमारे जीवन में कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनमें बस एक ही कोशिका होती है। ठीक, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो सिंपल है कि भाई जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे हम एक कोशिकी कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब जैसे अगर आप पूछें हम कि एक कोशिकीय जीव कौन है, अगर आपको इसका एग्जाम्पल देना हुआ तो आप याद कर लीजिए कि एक कोशिकीय जीव होते हैं जीवाणु। ठीक, एग्जाम्पल में एक याद रखिए, ऐसे बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल में आप क्या याद रखेंगे, जीवाणु। ठीक, अब बहुकोशिकी क्या है, ऐसे शरीर जिनके जो शरीर होते हैं वो अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो वो क्या हो गया, बहुकोशिकी। जैसे कि हम और आप सब। ठीक, यानी मानव जो होता है या फिर मनुष्य जो होता है वह बहुकोशिकी जीव होता है। ठीक, फिर अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हम इसे बता दे रहे हैं। ठीक, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे छोटी कोशिका, ठीक, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो आपका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, या फिर आप माइकोप्लाज्मा भी याद कर सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन है या फिर सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो ये सबसे छोटी हो गया। अब बात आती है सबसे बड़ी कौन है। भाई सबसे छोटी पता है तो सबसे बड़ी भी पता होना चाहिए ना। तो जब भी पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो आप बताएंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक, ये हो गया हमारा सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। क्या बताएंगे आप, जब भी आपसे पूछेगा सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो आप बताएंगे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और जब आपसे पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है तो आप बताएंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक, इतना हो गया। अब हम बात करेंगे कि कोशिका के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ हमारी कोशिका जो होती है दो प्रकार की होती है। एक हमारा होता है प्रोकैरियोटिक, एक हमारा होता है यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, इसको हम समझेंगे। ठीक, ध्यान से देखिएगा। ये फिगर है आपका सुकेंद्रिकी, एक है आपका प्राकेंद्रिकी। अब जिसमें आपको न्यूक्लियस दिखे, ठीक है, पहले हम नाम से बताते हैं। ठीक, ये है आपका यूकैरियोटिक। ये क्या है, यूकैरियोटिक। और ये है आपका प्रोकैरियोटिक। आप चाहें तो इसे अलग से पॉइंट बना के लिख सकते हैं, बीच में डिफरेंस करके। एक तरफ यूकैरियोटिक लिख लीजिए, एक तरफ प्रोकैरियोटिक लीजिए। हम इसमें ही सब कुछ बता देना आपको कि यूकैरियोटिक
कौन कौन क्या क्या होते हैं, काम का क्या 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 होता है इनका, और इधर बता देंगे आपको प्रोकैरियोटिक क्या क्या होता है। ठीक, तो जब भी हम बात करेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, तो हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें सुकेंद्रिक, इसका हिंदी में नाम क्या होता है, सुकेंद्रिकी। क्यों नाम है, ध्यान से पढ़िए। सुकेंद्रिकी का मतलब होता है कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक हो। ठीक, जिनमें केंद्रक हो, यहाँ पे आपको नाम वर्ड दिख रहा होगा ना, केंद्रक। ठीक, तो सुकेंद्रिकी यानी जिसमें केंद्रक होता है उसे हम सुकेंद्रिकी या फिर यूकैरियोटिक कहते हैं, और जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे हम प्राकेंद्रिकी या फिर प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद हुआ कि जिनमें क्या बताएंगे, जिनमें केंद्रक पाया जाता है वो यूकैरियोटिक है, जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। पहला आप डिफरेंस समझ में आया। ठीक, अब जब भी बात होती है तो हमारा यूकैरियोटिक क्या होता है, यह आकार में बड़ा होता है। कैसा होगा, आकार में बड़ा होगा, जबकि प्रोकैरियोटिक कैसा होता है, आकार में छोटा होता है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो अभी पिछले स्लाइड में हमने बताया था कि एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, जिनमें एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, तो नॉर्मल सी बात है छोटे भी तो होंगे। जब इंसान में कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो इंसान का साइज शेप भी तो बढ़ेगा, लेकिन अगर एक ही कोशिका है तो इंसान भी तो छोटा होगा, यानी वो जीव भी तो छोटा होगा। ठीक, तो यूकैरियोटिक हम लोगों में पाया जाता है तो इसलिए वो बड़ा होता है, और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, छोटा होता है, जीवाणु में पाया जाता है इसलिए वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, तो क्या आप याद रखिए आप लोग, आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं इसको, यू। ठीक, अब हम लोग यू किसको बोलते हैं, हम आप सब के लिए यूज करते हैं। ठीक, कभी आपने अमीबा के लिए यूज किया है, ठीक, मतलब तुम। ठीक, तो आप याद कर सकते हैं यूकैरियोटिक मतलब मतलब आप में केंद्रक पाया जाता है, यानी हम लोग में केंद्रक पाया जाता है। हम लोग का शरीर कैसा होता है, बड़ा होता है, और जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे आप तो किस में चला जाएगा, प्रोकैरियोटिक। ठीक, इतनी बातें याद हुई आपको। अब थर्ड पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक में जो होता है एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक, वैसे इसे एग्जाम में पूछता नहीं है कभी कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कि इनमें एक क्रोमोसोम पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता है। ये सब तो आपको जब भी बोर्ड से एग्जाम होते हैं उसमें आपको लिखने के लिए ये ठीक है, ऐसे एग्जाम में कहीं पूछता नहीं है वन लाइनर में। ठीक, तो इसमें बस ध्यान रख लीजिए कि इनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक गुणसूत्र पाया जाता है। कितना गुणसूत्र होगा इसमें, एक गुणसूत्र पाया जाता है। इसके बाद होती है कि इनमें जो कोशिकांग हैं, यानी जो आपको यहाँ पे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे राइबोसोम दिख रहा है, यहाँ पे आपको कोशिका झिल्ली दिख रही होगी, यहाँ पे आपको देखो केंद्रक दिख रहा है ना। ठीक, यहाँ पे क्या है, झिल्ली संलग्न केंद्रक है। तो यानी यहाँ पे जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे वो यहाँ पे पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक, आपको यहाँ पे कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, नहीं। ध्यान से इस फिगर में देखिए, ध्यान से इस वाले फिगर में, क्या आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। केंद्रक आपको दिख रहा है, नहीं। ठीक, केंद्रक ये है, ये वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक, आपको माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसमें झिल्ली युक्त संरचनाएं होती हैं। तो झिल्ली युक्त जो संरचनाएं होती हैं, यानी कि जो भी अंग होगा उसके बाहर झिल्ली लगी होगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, तो उसमें क्या होगा, झिल्ली नहीं होगा। ठीक, इसके बाद है आपका कि ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग यूकैरियोटिक में एग्जाम्पल्स आप जानते हैं कि हम लोग आते हैं, मनुष्य आते हैं, और जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है इसमें आपको जीवाणु आते हैं, इसलिए एक कोशिकीय जीव भी कहलाते हैं। ठीक, एक कोशिकीय जीव में भी हमने आपको जीवाणु का एग्जाम्पल ही दिया था। ठीक, जीवाणु होगा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी थी बताइए, माइकोप्लाज्मा थी, वो आता है इसमें, माइकोप्लाज्मा हो गया। इसके बाद नीला हरित शैवाल हो गया। ठीक, नीला हरित शैवाल हो गया। ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, इतनी बातें आपको समझ आई। फिर से एक बार शॉर्टकट में समझ लीजिए। युग मतलब तुम, और हम लोग में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। हम लोग की शरीर बड़ी होती है, हम लोग में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। हम लोग में जो कोशिका के अंग होते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, वो सब क्या हो जाएंगे, प्रोकैरियोटिक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमको कम टाइम में ही बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। ठीक, सेल एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक, इसलिए जल्दी जल्दी हमको आगे बढ़ना है। अब हम बात करेंगे कोशिका के संरचना के बारे में।
कि ये कैसा दिखाई देता है या फिर इसके पार्ट्स कौन कौन है, इसके भाग कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो जो पार्ट्स हैं वो आपके इसके अलावा बहुत से हैं, जैसे कोशिका भित्ति हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, केंद्रक हो गया, कोशिकांग हो गए आपके। यहाँ भी वही नाम लिखा है। पहला पहला जो हमको जानना है वो है कोशिका झिल्ली। ठीक, अब सिंपल वे में आप हमको बताइए, जब भी आप कोई सामान लेते हैं तो आप एक झिल्ली मांगते हैं। ठीक, आप गए शॉप पे, वहाँ पे आपने कहा भाई हमको सामान दे दीजिए। सामान लेने के बाद आप कहते हैं भाई एक झिल्ली भी दे दो। ठीक, क्यों मांगते हैं? क्योंकि आपका जो सामान है वो एक शेप में रहे, एक आकार में रहे। ठीक, और जो भी सामान आपने खरीदा है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, गंदगी ना पड़े उस पर। तो सेम वही काम यहाँ पे भी है। कोशिका झिल्ली क्या काम करती है? कोशिका झिल्ली पहली बात तो एक रचना प्रदान करती है। ठीक, क्या करेगी? एक रचना प्रदान करती है। इसके बाद कोशिका को सहारा और सुरक्षा देती है। जैसे आपने जो सामान खरीदा है उसको रक्षा देने कौन देता है? झिल्ली देता है। ऐसे ही कोशिका को सहारा देने के लिए कोशिका झिल्ली होती है। इसके बाद मान लीजिए ये कोशिका हो गई, ये कोशिका झिल्ली हो गई। ठीक, ये हमारा अंदर वाला क्या हो गया? कोशिका हो गया है, और बाहर वाला क्या है? कोशिका झिल्ली। ठीक, अब कोशिका के अंदर कौन सा सामान आएगा जाएगा, इसका जो भी नियंत्रण करता है, यानी देखभाल जो करता है, एक तरह समझ लीजिए वॉचमैन, कि अंदर घर के अंदर कौन जाएगा और घर से बाहर, मतलब घर से बाहर तो जाने ही देगा, लेकिन घर के अंदर कौन जाएगा, बाहर कौन जाएगा, इसका जो भी कंट्रोल होता है वो कोशिका झिल्ली के पास होता है। ठीक, बाहरी वातावरण से अलग करता है। जैसे कि आपने पॉलिथीन में सामान रखा था। ठीक, मान लीजिए पॉलिथीन खरीदी थी आपने, ये आपका सामान था, तो ये बाहरी वातावरण से आपको बचाता है, मतलब आपके सामान को बचाता है। सेम एज इट इज़ कोशिका झिल्ली बाहरी वातावरण से कोशिका की रक्षा करती है, यानी उससे बचाती है। ठीक, और कोशिका झिल्ली ऐसी होती है जो सभी कोशिकाओं में उपस्थित होती है। ठीक, यानी ऐसा नहीं है कि कोशिका झिल्ली मनुष्यों में पाई जाएगी, जानवरों में पाई जाएगी, लेकिन पेड़ पौधों में नहीं पाई जाएगी। नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है। कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारा एक पार्ट हो गया। दूसरा है हमारा कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक, अगर हम इसको इंग्लिश में आपको बताएं, आपको इसका इंग्लिश होता है सेल वॉल। ठीक, और वॉल का मतलब आप जानते हैं दीवार। ठीक, तो भित्ति मतलब तरह से हो गया दीवार ही। लेकिन अंतर बस ये इतना है, जैसे हमने कोशिका झिल्ली पढ़ी थी, किस लिए काम में आता है? भाई रक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, इस एक आकार देता है। तो सेम एज इट इज़ ये भी काम करता है। बस डिफरेंस ये है कि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाई जाती है, ये मनुष्यों के में नहीं पाई जाती। किसमें पाई जाएगी? पौधों में पाई जाती है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पादप कोशिकाओं में मौजूद होती है। यह सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। बस आपको ध्यान यहाँ पे रखना है, हम आपको यहाँ पे कुछ कोशिका भित्तियों के नाम बता दे रहे हैं, जिसको आप ध्यान रख लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछता है। ठीक, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, मतलब पादप की जो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो आप बताएंगे सेल्यूलोज की। क्या बताएंगे? सेल्यूलोज की। ठीक, और कभी कभी और ज़्यादा जब डीप पूछता है, मान लीजिए आपसे पूछ लेता है, तो आपसे पूछता है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो आप बताएंगे काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक, याद करने का ट्रिक ये है कि यहाँ पे आप याद कर लीजिए पीएस क्यों? ठीक, पादप। ठीक, और यहाँ पे सेल्यूलोज, यानी पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और यहाँ पे तो सिंपल है क और क, यानी कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन से मिलकर बना होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी। ठीक, अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यह कोशिका झिल्ली के चारों एक कठोर संरचना होती है, जब कोशिका झिल्ली के बाहर होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोशिका हो गया, ये कोशिका झिल्ली हो गया, तो ये कोशिका झिल्ली के बाहर की संरचना होती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये रब कर दें हम। ठीक, तो नाभिक क्या है? केंद्रक। जैसे हमने आपको दिखाया था, अभी हमने केंद्रक के आधार पर दो भागों में बांटा था ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जिसमें केंद्रक होता था वो यूकैरियोटिक था। आप सब में केंद्रक पाया जाता है, और जिसमें नहीं पाया जाता है वो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पे केंद्रक हो गया। केंद्रक में कोशिका का वंशानुगत पदार्थ डीएनए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डीएनए आपका। ठीक, डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो कभी कभी पूछता भी है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा केंद्रक में। ठीक, यह आपका कोशिका केंद्रक हो गया या आपका कोशिका हो गया। इस केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। यह कोशिका को बढ़ने, परिपक्व होने, विभाजित होने और मरने तक का संकेत भेजता है। यानी कोशिका को बढ़ना कब है, उसको इंक्रीमेंट चाहिए, उसको विभाजन करना है, सबको कौन देखता है? ये डीएनए देख रहा है।
मतलब न्यूक्लियस दिख रहा है आपका। कौन दिख रहा है? केंद्रक। केंद्रक ही बताता है कि भाई कोशिका का आकार जब बहुत बढ़ जाता है ना, तो ये बताता है कि देखो अब इससे ज़्यादा हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप अकेले टीचर पढ़ा रहे हैं और क्लास में 100-200 बच्चे हैं, आराम से आप पढ़ा ले रहे हैं, ठीक। लेकिन जब स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है तो हम अकेले इतने लोग को हैंडल नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए होता है कि हम और भी टीचर्स को अपने ग्रुप में लाएं, जिससे वो और बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक। तो वैसे सेम एज इट इज, जब केंद्रक को लगता है कि अब वो कोशिका को मैनेज नहीं कर पाएगा या उसको संभाल नहीं पा रहा है, तो बोलता है कि भाई तू बट जा। जैसे घर में होता है ना बंटवारा, ठीक, कि अब हम नहीं चल सकते भाई एक साथ, अब बहुत दिक्कत हो रही है, खर्चा नहीं चल रहा है, अब क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे केंद्रक के समझ में, केंद्रक का क्या काम करता है, पहले तो बढ़ाएगा खूब घर को, ठीक, पहले उसे मैच्योर करे, सब कुछ कर लेता है, फिर बाद में कहेगा भाई देख अब तुम निकलो, अब बढ़ जाओ, अलग अलग हो जाओ, ठीक। और क्या काम करता है? डीएनए की रक्षा करता है, क्योंकि डीएनए इसी के अंदर रखा हुआ है, तो रक्षा करने कौन आएगा? केंद्रक ही आएगा। क्यों? क्योंकि केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है। इसके बाद है, आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रक की खोज किसने की है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक। चलें अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? कोशिका द्रव्य, जिसे आप साइटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमने बताया आपको कोशिका झिल्ली, ध्यान आ रहा है, ये केंद्रक हुआ, ये कोशिका हुई, ठीक। ये क्या हो गया हमारा? कोशिका झिल्ली हो गया है। तो अब इस झिल्ली के अंदर, ठीक, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं जिसकी वजह से कोशिका को बचा के रखा हुआ है, कोशिका कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है, कुछ तो होगा ना, ठीक। तो कोशिका झिल्ली के अंदर मौजूद एक गाढ़ा और स्पष्ट जेली जैसा पदार्थ होता है। जैसे आपने जेली देखा होगा ना, ठीक, मतलब वो टूटता नहीं, फूटता नहीं, सॉफ्ट होता है बहुत, ठीक। तो ऐसे ही क्या होता है, इसमें जेली जैसी पदार्थ भरी होती है। कोशिका के भीतर अधिकांश जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं साइटोप्लाज्म में ही होती है, यानी कोशिका द्रव्य में ही जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं सब इसी में होती हैं। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसमें वन लाइनर कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक। इसका हमारा आता है कोशिका अंगक में, जैसे हमने आपको आज हम यहाँ पे बात कर लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 चीज़ें बची होंगी, और जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन और भी आए होंगे इनसे संबंधित, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में ला देंगे। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। जैसे आपने आपको फिगर में दिखाया भी था माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है, वेट अ सेकेंड आपको दिखा देते हैं। ये रहा, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा है ना, ठीक। जैसे एक शेप में होता है ना, उसी प्रकार ये होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे आपको दिख रहा है ना? कोशिका के अंदर पाया जा रहा है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम इसमें काफ़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। हिंदी में कभी कभी पूछता है सूत्रकारिका, या फिर हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे ज़्यादा नाम इसका फेमस है माइटोकॉन्ड्रिया है। तो पूछेगा आपसे किसी खोज किसने की है, तो आप बता देंगे कोलिकर ने। किसने खोज की है माइटोकॉन्ड्रिया की? तो कोलिकर ने की है। इसका नाम कभी कभी पूछता है कि कोशिका का नाम, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया है, तो आप बता सकते हैं बेंडा ने, ठीक। किसने दिया है? बेंडा ने, सॉरी बेंटा नहीं, बेंडा ने, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया है? बेंडा ने। खोज किसने किया है? कोलिकर ने। और सबसे इम्पॉर्टेंट पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, यानी कोशिका का ऊर्जा घर, ऐसा चीज़ जो हमारी कोशिका को ऊर्जा देती है, वो कहाँ से आती है? तो हमें जो ऊर्जा मिल रही है वो हमारे पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया से आती है, यानी कि सूत्रकणिका से आती है। तो जब भी आपसे पूछे कोशिका का ऊर्जा घर, या फिर आपसे पूछ सकता है कोशिका का पावर हाउस कौन है, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक। अब इसे हम इतना बड़ा नाम क्यों दे दिए हैं, तो उसका भी कुछ रीजन तो होना चाहिए ना। जैसे आपका नाम का कुछ रीजन होगा, आप शरारती होंगे या बहुत अच्छे पढ़ने में होंगे, तो ऐसे ही इसका नाम पावर हाउस क्यों दिया गया है, क्योंकि इसका जो मुख्य कार्य होता है कोशिकाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पन्न करना होता है, यानी यह ऊर्जा को उत्पन्न करता है, ठीक। इसके अंदर अपना खुद का डीएनए और आरएनए अणु भी उपस्थित होता है। यह दोहरी झिल्ली बद्ध होता है, इसीलिए यह किस में होता है? यूकैरियोटिक में होता है। याद आ रहा है ना, हमने बोला था कि जिसमें झिल्ली लगी संरचना होगी वो सब किस में जाएंगी? यूकैरियोटिक में। अगर आप एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो सभी टॉपिक क्या हैं? एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक। तो इसमें अपना खुद का क्या होता है?
DNA और RNA होता है। इसके बाद अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि श्वसन की क्रियाएं जो होती है संपन्न कहाँ होती हैं या संपादित कौन करता है, कहाँ करना होता है, तो भी उसका आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक, श्वसन क्रिया से या श्वसनीय क्रिया कह लीजिए, वो भी कहाँ पे है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में है। ठीक, और एक एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं क्योंकि कल से नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, तो फिर ये आप याद रखिएगा। ठीक, एक आपसे पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पहले हम लोग बायोप्लास्ट के नाम से जानते थे। किस नाम जानते थे, बायोप्लास्ट। ठीक, पहले इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, जैसे आपका नाम बचपन का नाम पहले चिंटू, मिंकू, पिंकू रहता था, वैसे ही पहले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम यानी सूत्रकणिका का नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, पहले उसका नाम बायोप्लास्ट था। और इस बायोप्लास्ट का नाम देने वाला जो व्यक्ति था वो भाई साहब थे अल्टमान। कौन थे, अल्टमान। अल्टमान ने नाम दिया था। ठीक, या फिर आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, AB। ठीक, शॉर्ट ट्रिक है, आप ज़्यादा कुछ आपको इसमें याद नहीं करना है। वैसे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन बस याद करने हैं जो हमने वन लाइनर में आपको इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं। जो भी हमने डबल स्टार किया आपको ध्यान रखना है, उस चीज़ को आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर करके चलना है। ठीक, तो बायोप्लास्ट नाम दिया था AB यानी अल्टमान ने दिया था। क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट। बाद में जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका किसने दिया, तो वो दिया था बेंडा ने। किसने दिया, बेंडा ने। ठीक, इसके बाद एक और है इसमें कि जब भी आप बात करेंगे इसमें आपको एक वर्ड मिलता है ATP। क्या मिलता है, ATP। ATP क्या होता है, जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक, अगर आप इसे लिखोगे इसका जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक, ये क्या काम करता है, यह काम करता है आपका ठीक ऊर्जा उत्पन्न करने में इसका काम आता है। और इसको कौन संभाल के रखता है, इसको संभाल के रखता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कौन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है हमारा, तो आप नॉर्मल कह सकते हो कि ATP पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि कोशिका की ऊर्जा की इकाई क्या है। कोशिका, इसे आप डबल स्टार कर लीजिए, कोशिका हम रेड पेन से लिख दे रहे हैं आपको। ठीक, कोशिका के ऊर्जा की इकाई क्या है। ठीक, डबल स्टार, कोशिका के या कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है, बहुत बार पूछा गया आपसे, कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है, तो आप बताएंगे ATP। ठीक, ध्यान रहेगा, ATP का फुल फॉर्म आपको याद रहेगा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। एक बार हम फिर आपको जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन थे उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं, और जब हम कल इस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपसे उन क्वेश्चन को एक बार फिर से डिस्कस कर लिया जाएगा। सेल हो गया हमारा। ठीक, आपका शरीर किससे मिलकर बना होता है, तो वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका नाम भी किसने दिया है, तो रॉबर्ट हुक ने दिया है। ठीक, जब भी पूछेगा जीवित कोशिका की खोज किसने की है, तो आप बताएंगे एंटोनियो लीवेनहॉक ने किया है। कोशिका का अध्ययन किसमें होता है, तो कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी में होता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो स्लाइडन और सॉन ने दिया है। एक कोशिकी जो एग्जाम्पल कौन है, जीवाणु होते हैं। बहुकोशिकी में कौन आते हैं, मनुष्य होते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक, सबसे लंबी अगर आपसे पूछ ले तो आप न्यूरॉन बताओगे या तंत्रिका कोशिका बताएंगे। इसका मैंने बताया था आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है। तो यूकैरियोटिक यानी आप सब में केंद्रक पाया जाता है, आप सब बड़े हैं। ठीक, आप सब में जो झिल्ली युक्त संरचनाएं होती हैं वो अंग पाए जाते हैं, और आप में एक से अधिक गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है, और इसमें जो इनकी जो शेप और साइज होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इनमें एक गुणसूत्र पाया जाता है, और इनमें झिल्ली युक्त जो अंग होते हैं वो पाए जाते नहीं हैं। इनके एग्जाम्पल में कौन कौन से थे, तो जीवाणु था, माइकोप्लाज्मा था, नीला हरित शैवाल था। इसके बाद हमने बात की आपसे कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो कोशिका झिल्ली में बस आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की गति को नियंत्रित कौन करता है, तो आपका आंसर आना चाहिए कोशिका झिल्ली। इसके बाद आपसे पूछता है कि कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो आप बताएंगे सेलुलोज से। और कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि कभी कभी आपसे पूछेगा कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो आप बताएंगे काइटिन। हमने बताया था ना आपको PS यानी
सेलुलोज पादप में रहेगा और कवक काइटिन में रहता है। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है केंद्रक। केंद्रक ही क्या करता है, केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है। केंद्रक ही कोश का विभाजन करने का काम करता है। केंद्रक की खोज किसने की है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की है। इसके बाद हमने देखा कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो कोशिका द्रव्य में उससे कुछ था नहीं, लेकिन जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, सिर्फ किस में होती हैं, कोशिका द्रव्य में होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम क्या है, कोशिका का पावर हाउस या फिर कोशिका का ऊर्जा घर होता है। इसमें श्वसनीय क्रियाएं होती हैं। पहले इसका नाम बायोप्लास्ट था, जो रखा था अल्टमान ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, बेंडा ने दिया है। और इसका खुद का डीएनए और आरएनए होता है। इनमें डबल दोहरी झिल्ली की संरचनाएं पाई जाती हैं। इसकी खोज कोहलिकर ने की है। इसी के साथ ये हमारा वीडियो खत्म होता है। जितने भी 1-2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं सेल संबंधित, वो हम कल देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ डू मस्ट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।